प्रदीप जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी ये बताएं कि क्या लग रहा है सर, बैंक निफ्टी क्या लग रहा है आपको? अ, विवेक सर, बेसिकली बैंक निफ्टी थोड़ा मुझे स्ट्रांग लगता है। देखिए, करंट जोन अभी 55,760 के आसपास चल रहा है। निफ्टी रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है बहुत टाइम से, लेकिन बैंक निफ्टी मुझे स्ट्रांग लग रहा है। अब मुझे लगता है कि अगर बैंक बैंक निफ्टी 55,400 के ऊपर जब तक है, यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप लॉन्ग करके जा सकते हो। और इन केस अगर आरबीआई का पॉलिसी में कुछ पॉजिटिव हो जाता है तो बैंक निफ्टी यहाँ से फ्रेश 1,500 2,000 पॉइंट भी ऊपर जा सकता है। हाई पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि बहुत टाइम से रेंज बाउंड था। उसके बाद देखिए वीक नहीं हो रहा है अभी तो। करेंट जोन पे मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, अगर आप रिस्की हो तो फिर एक बार आप 55,400 का स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग कीजिए। अदरवाइज एक बार वेट करके जाइए, देखिए पहले क्या आता है आरबीआई पॉलिसी में, उसके बाद एक बार डिसीजन लेना। अभी थोड़ा अवॉइड करना बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो अवॉइड करना बेस्ट रहेगा। लेकिन सर लोग तो उसी दिन घुसना चाहते हैं जब इवेंट हो। इवेंट के बाद तो वो वैसे ही अवॉइड लिस्ट में डाल देते हैं। अभी जो लोग घुस चुके हैं वो क्या करें? देखिए, मुझे लगता है 55,400 का एक स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में आपको रखना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी सुपर एकदम बहुत वॉलेटाइल है। सो कोई भी एक तरफ मूव करेगा ना तो बहुत चल सकता है। तो अगर ऊपर गया तो मिनिमम 1200 1500 पॉइंट, नीचे आया भी बहुत नीचे आ सकता है। तो अगर आपका पोजीशन लॉन्ग साइड में है तो फिर आप एक बार 55,400 के आसपास स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कीजिए। अगर आपने शॉर्ट करके रखा है तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 56,000 आप एक बार स्टॉप लॉस के तौर पे आप मेंटेन कीजिए। ठीक है, चलिए। तो जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए भी राय मिल गई होगी, और जो लोग नहीं घुसे हैं उनको भी राय मिल गई होगी। थोड़ा दूर हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और एक हमारे दर्शक हैं, राधिका जी हैं, जीएसडब्ल्यू इंफ्रा पर पूछ रही हैं। तो मैडम आपका सवाल तो हम ले चुके हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं। पिंटू जी का सवाल है सर, नॉर्दर्न आर्क पर, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल शेयर में क्या करें? 250 का लिया हुआ है, इसका टारगेट क्या रखें? देखिए, फंडामेंटली तो ठीक ठाक कंपनी है और मुझे लगता है अभी 210 के आसपास चल रहा है। एक बार इस काउंटर से मुझे लगता है आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 205। अगर 205 कभी भी ब्रेक करता है तो इसमें एग्जिट करने का सलाह होगा, क्योंकि देखिए जब आईपीओ हुआ था उसके बाद लगातार नीचे ही आ रहा है। और नीचे आने के बाद अभी सस्टेन भी नहीं किया और फिर से नीचे आ रहा है। एक बॉटम बनाया, वहां पे भी जो है सरवाइव नहीं कर पा रहा है, फिर से नीचे ही आ रहा है। तो 209 210 के आसपास चल रहा है। तो मेरे ख्याल से 205 और 204 एक बार आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। कभी भी इसके नीचे आता है तो मैं तो इसमें वेट नहीं करूंगा, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर ठीक ठाक नहीं है। ठीक है। लालचंद गुप्ता जी हैं, बीईएमएल सर, 4450 की बाइंग है, क्या करें इसमें? देखिए, बने रहना है आपको इस काउंटर में। इस काउंटर पे लास्ट 2 हफ्ता पहले ही ब्रेकआउट आया है और ब्रेकआउट आने के बाद थोड़ा सस्टेन भी हो रहा है हायर टाइम फ्रेम में। एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 4,580 के आसपास, वहां पे ही बस एक रेसिस्टेंस फेस हो रहा है, इसलिए थोड़ा बार बार नीचे आ रहा है वहां से। आपको बने रहना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 4,230। 4,230 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। मुझे लगता है एक बार 4,570 इसके ऊपर सस्टेन हो गया ना एक दो दिन भी, तो फिर से यहाँ पे आपको एक बार 4,800 और 5,000 के यहाँ पे भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई भी पॉसिबल है अगर आप थोड़ा 6 से 8 महीना टाइम देके जाएंगे। ठीक है। वैसे तो जनरली हम लास्ट में पूछते हैं, लेकिन हमारी दर्शक हैं प्रीत कौर जी, ये पूछ रहे हैं कि सर कोई छोटा शेयर बता दीजिए शॉर्ट टर्म के लिए जो कि अच्छा चल जाए। सर, अभी तो फिलहाल ऐसा मेरा लिस्ट में कोई स्टॉक है नहीं जो छोटा शेयर अच्छा चलेगा। अगर ऐसा आएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको इमीडिएटली शेयर करूंगा। कोई बड़ा शेयर है सर? देखिए, मैंने ना रिसेंटली अभी एक दो पीक दिया था, बेसिकली एक दो दिन पहले ही। वो बेसिकली स्विगी का कॉल था सर। स्विगी अभी बहुत चल रहा है। और रिलायंस इंफ्रा का कॉल था। इनफैक्ट लास्ट 1 हफ्ता पहले मैंने मनी 9 पे ही रिलायंस इंफ्रा का कॉल दिया था। और मुझे लगता है रिलायंस इंफ्रा अभी देखिए लास्ट कल जो चला है ना, बहुत जबरदस्त परफॉर्म हुआ है। मैंने 335 में रिकमेंड किया था, 380 का हाई लगाया कल ही। सो अभी 372 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि रिलायंस इंफ्रा कभी भी अगर आपको फिर से 350 के आसपास मिलता है तो आप बाय करके जा सकते हो। फिलहाल ऐसा एट्रैक्टिव मुझे अभी फिलहाल न्यू फ्रेश कोई स्टॉक नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ पे स्टॉक देता हूँ सर, उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी रहता है वो चलने का। फिलहाल ऐसा कोई स्टॉक मेरे सामने अभी नहीं है, तो जैसे आएंगे मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। ठीक है। एमएमटीसी पर सर फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या शॉर्ट टर्म के लिए?
देखिए एमएमटीसी का शॉर्ट टर्म बाय करने का कोई सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, और वीकली चार्ट देखिए टॉप बना के आया 86 के आसपास। तो अभी लास्ट वीक जो चला था ऑलमोस्ट देखेंगे 66 के आसपास चला था। तो 66 से 86 हो गया, तो कभी भी करेक्शंस नहीं हुआ, अभी एक करेक्शंस आ रहा है, तो इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। आई बिलीव अभी 72-70 का भाव भी यहाँ पे आते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो ब्रेकआउट था उस ब्रेकआउट जोन में रिटेस्ट का हाई पॉसिबिलिटीज है इसमें। तो एक बार जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय इस जोन पे नहीं करना है। 72-70 का भाव आएंगे तो फिर आप बाय करेंगे, उस टाइम पे आपका स्टॉप लॉस होगा इसमें 60। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं राधिका जी, ये पूछिए सीसीएल प्रोडक्ट्स में क्या करें सर? सीसीएल प्रोडक्ट मुझे एक्चुअली अच्छा लगता है, और सीसीएल प्रोडक्ट आई थिंक मैंने ही रिकमेंड किया था। और ओके। सीसीएल प्रोडक्ट में देखेंगे, आप वीकली डेटा देखेंगे, नो डाउट ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट के बाद अभी सस्टेन भी कर रहा है, 896 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 860। आप 860 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। और जो राधिका जी है, बेसिकली मैं डेली नाम सुनता हूँ उनका, आई थिंक वो उनका कमेंट बहुत आप लेते हो सर, जब भी आता हूँ राधिका जी का नाम आता है। तो राधिका जी को मेरे तरफ से राधे राधे, और यहाँ पे आप बने रहिए। बहुत जल्दी आपको 950 और 1000 का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। अच्छा। चलिए, आज एक्चुअली राधिका जी का तो मुझे पता था, लेकिन आपको आपके इस प्रोग्राम में जहाँ जब भी आप आते हैं, भले ही वो संदीप जी के में हो, सुमित के में हो, तो मुझे नहीं पता था कि वो रेगुलर आपको काफ़ी ट्रैक करती हैं। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है सर। अनीता गर्ग जी पूछ रही हैं सर, यूनियन बैंक का क्या टारगेट रखना है? यूनियन बैंक देखिए बेसिकली 152 के आसपास अभी चल रहा है सर। अभी स्ट्रक्चर ठीक ठाक है, स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पीएसयू बैंक तो अभी रैली हुआ नहीं, तो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक रैली होना अभी बाकी है। तो जिनके पास है बने रहिए। एक रेसिस्टेंस है मल्टीपल 155 से 160 के आसपास, ये जो जोन है इसके ऊपर जाके एक बार क्लोजिंग मिलेगा तो फिर से आपको एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा 180 से लेके 190 के आसपास। फिलहाल यहाँ पे एक बार बाय करने का सलाह नहीं रहेगा, मुझे लगता है एक डीप आपको मिलेगा इसमें 145 से लेके 142 के आसपास। कभी भी मिलता है उस डीप में आप बाय कीजिए, उस केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 135, और इस केस में आपको 180 और 190 का टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। तो बाय ऑन डीप यहाँ पे करना है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं प्रलय दत्ता जी, पहले तो गुड मॉर्निंग दत्ता साहब। बीएससी में क्या करें सर? 2700 की बाइंग प्राइस है, ज़बरदस्त सर। इसको बाय बोलना, सेल बोलना बड़ा ही, मतलब मुझे तो सवाल लेने में भी डर लगता है कि अगर कल को कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। 2866, फिर आज 2.5% ऊपर है, मतलब ये रुकेगा नहीं रुकेगा सर? सर मतलब बीएससी इज लाइक हो गया ऐसा कि बीएससी वो पुष्पाराज वाला हो गया कि झुकेगा नहीं एकदम। तो देखिए कुछ भी करो, मैं तो एक चीज बोलता हूँ, बीएससी को शॉर्ट मत कीजिए, सेल मत कीजिए। क्योंकि जब तक ये एनएससी का लिस्टिंग नहीं हो जाता तो हम ना कंपेयर नहीं कर सकते कि एक्चुअली दो जो जो सबसे बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में सर 23-24 स्टॉक एक्सचेंज है फिलहाल। दो में अभी ज्यादा काम हो रहा है एनएससी बीएससी में। तो एनएससी का लिस्टिंग सेबी का 4% का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, बहुत जल्दी आई थिंक होने वाला है, लेकिन उसका डेट अभी आया नहीं है कुछ ऐसा समथिंग। तो एनएससी लिस्टिंग जब तक नहीं होता आप बेचिए मत, आप बने रहिए इस काउंटर के साथ। लेकिन इतना आपने 2700 के आसपास लिया तो आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका रहेगा अभी 2870 के आसपास चल रहा है, आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2750। 2750 आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो फिर कभी भी आता है स्टॉप लॉस कटता है तो आपका लॉस भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से जो रैली अभी बना है कंटिन्यू होगा, और जब तक सर ये कंटिन्यू हो रहा है तो बने रहने का ही सलाह होगा। इसमें सर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉफिट बुक करने का भी मैं सलाह नहीं दूंगा इसमें, क्योंकि चल रहा है चलने दीजिए। जब तक एनएससी का आईपीओ नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ बड़ा लेवल पे सेलिंग होगा। हो सकता है एक दो दिन थोड़ा बहुत अपना हेल्दी करेक्शन आ जाए, तो इसीलिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है। ठीक है सर। एक ये सुमित कुमार नाथ जी पूछ रहे हैं सर, पौंडी ऑक्साइड इसमें 6 महीने का क्या टारगेट रखें? पॉन्डी ऑक्साइड 757 के आसपास चल रहा है, एक पैराबोलिक पैटर्न बनाया एक वीकली चार्ट में, उसके बाद बॉटम फॉर्मेशन हुआ, अभी कंसोलिडेशन पैटर्न के साथ ट्रेडिंग हो रहा है। तो 705 के आसपास है, आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एक काउंटर ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी ऊपर आ जाएगा, और ऐसा फंडामेंटल भी अट्रैक्टिव नहीं लगता है मुझे। सो एक बार आप अगर आपके पास है तो बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 725, लेकिन फ्रेश बाय आपको नहीं करने का है यहाँ पे। ठीक है।
धीरज गुप्ता जी पूछ रहे हैं सर, आपकी एडवाइस पर उन्होंने मेट प्लस के शेयर लिए होंगे 928 पर। अब पूछ रहे हैं कि मैं यकीन रखता हूं सर आप पर, आई बिलीव ऑन हिम, सो अभी और ऐड कर सकता हूं क्या? देखिए मेट प्लस हमने रिकमेंड किया था, उसके बाद मेट प्लस में ना 1050 के आसपास एक टारगेट था, सेकंड टारगेट था 1080, तो 1050 का एक बार हाई लगा के आया, उसके बाद सस्टेन नहीं किया, थोड़ा नीचे आ चुका है। अब जो भी फॉलो करता है सर, टारगेट अचीव आता है तो सर वो निकालते नहीं, जब नीचे आ जाते हैं तो पूछ लेते हैं। सो देखिए जिनके पास है, अब मुझे लगता है आपको फाइनल एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 870 का, 870 का फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और एवरेज करने का सलाह मैं इसमें अभी नहीं दूंगा, क्योंकि मार्केट में एक और ब्रेक लेवल के आसपास है। अगर कुछ पॉलिसी में खराब हो गया और निफ्टी लास्ट 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन पे एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रहा है, 24,500 के नीचे नहीं जा रहा है, बाई चांस अगर आ गया तो उस केस में वो लंबा चल सकता है ये जो कंसोलिडेशन पैटर्न। तो इसीलिए आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए इस काउंटर के साथ। अब जब टारगेट भी आ जाए उस टारगेट पे भी आप निकल जाइए। एक हमारे दर्शक हैं सुभाष मेहता जी, पहले तो गुड मॉर्निंग, लेकिन आपकी सर जो पोर्टफोलियो का जो शेयर है उसको सुन के तो गुड तो कुछ नहीं बचा। इस पन्ना स्फूर्ति के शेयर लिए हुए हैं इन्होंने 2000 शेयर, 550 रुपये के, और अभी इनको 5.5 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। अब क्या करें प्रदीप जी? सर कौन सा स्टॉक बताया आपने? इस पन्ना स्फूर्ति ओके। 271 वाला। सो यस, हाँ, तो बेसिकली देखिए अभी 271 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको एक बार यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वो है 250। और लगातार देखिए लास्ट 2024 से ही लास्ट साल जो टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद लगातार नीचे आ रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर सर पूरा खराब है, डेली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में। और फंडामेंटल भी ठीक ठाक नहीं है, 1000 करोड़ के आसपास लॉस पोस्ट किया है, ज्यादा लिक्विडिटी भी नहीं है। तो इसमें तो फ्रेश बाय नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, अगर आपके पास है एवरेज भी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कल को अगर जाके येस बैंक वोडाफोन जैसा हो जाएगा तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आप एक बार फाइनल यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 250 से लेके 255, एक रेंज है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर कभी भी ये ब्रेक होता है ना तो फिर आपको निकलना चाहिए। और किसी से भी नेक्स्ट आप पूछिए मत, निकल जाइए 250 पे, क्योंकि लगातार एक जो ट्रेंड है ये नेगेटिव है। ये ट्रेंड जो बॉटम है, बॉटम फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि आपको एक बार 220 150 का भाव भी मिले अगर 255 ब्रेक हो जाए तो आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 255 में। जी, तो सुपर चैट का क्वेश्चन था, और यहाँ पर सर ने लेवल्स तो बता दिए हैं। सर कोई रिप्लेसमेंट है? अगर लग रहा है कि देखो दो शेयर होते, दो तरीके से लॉस कवर हो सकता है। या तो 271 का कोई शेयर हो, 270, 260, 280, और उन दोनों की रेस कराई जाए स्पंदना के साथ, कि एक तरफ स्पंदना खड़ा है, दूसरी तरफ दूसरा शेयर खड़ा है, और जो तेज चले और जो कन्विक्शन के साथ तेज चले। अगर कन्विक्शन इसमें नहीं है, थोड़ी कम है, दूसरे वाले में चले जाए, तो ऐसा कोई है? देखिए थोड़ा 250 वाला तो नहीं है, लेकिन 390 वाला है। कंपनी का नाम है बीईएल, डिफेंस में है, नंबर 1 कंपनी है। तो अगर आपको लॉस हुआ है और लेकिन इमीडिएटली रिकवरी नहीं पॉसिबल है, इमीडिएटली रिकवरी नहीं होने वाला है, तो आप बीईएल के साथ जा सकते हो। फिलहाल बहुत चल चुका है, अगर आपको एक बार डीप मिले ना यहाँ पे कभी भी 380 375 के आसपास, तो आप फ्रेश बाय कीजिए बीईएल में। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे एक बार आपको 450 से लेके 500 का भी भाव आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी के साथ भी आप ले सकते हो। मुझे नहीं लगता 340 के नीचे जाने वाला है, क्योंकि वहां पे ब्रेकआउट आया था, उसके बाद अभी ऊपर ही चल रहा है। एक बार डीप में आपको लेना है, फिलहाल बहुत चल चुका है। लेकिन ये स्टॉक मल्टीवेगर होने वाला है, क्योंकि जितने भी ऑर्डर्स बुक आप डिफेंस काउंटर्स में देखेंगे मैक्सिमम हेल और बेल को जाता है। तो डेफिनेटली ये काउंटर आपके लिए गेम चेंजिंग हो भी सकता है। ठीक है, तो गेम चेंजिंग हो सकता है आपके लिए। अशोक मुंजाल जी का सुपर चैट पर क्वेश्चन आया, सर जी एंटरटेनमेंट, अरे वाह, काफ़ी दिनों बाद इसका सवाल सुनने को मिल रहा है। 119 पर, वो भी प्रॉफिट में, ये तो और ही शायद बरसों हो गए। सर 119 रुपये के लिए हुए हैं, क्या टारगेट रखें इसमें? देखिए 119 का आपका बाइंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत टाइम बाद मैं भी किसी को सुन रहा हूँ कि जी एंटरटेनमेंट स्टॉक को लेके वो प्रॉफिटेबल है, क्योंकि लगातार देखिए चार्ट बहुत खराब है, क्योंकि इनका बहुत मैटर चलता है। और आपने देखा बहुत अलग अलग केसेस भी चले बीच में। और इंटरमीडिया जितने भी स्टॉक्स है ना, उतना रैली नहीं हुआ है। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर ठीक ठाक नहीं है।
मुझे लगता है अगर कभी भी आपको एक बार 135 से लेके 140 का भाव मिलता है ये जोन, आपको एग्जिट करने का सलाह रहेगा मेरे इस स्टॉक से। और आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस आपको अभी 123 के आसपास लगाना है, 123 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और कभी भी अगर आता है तो निकल जाइए। अब एग्जिट भी करना है 135 से 140 कभी भी आता है तो आपको होल्ड नहीं करना है। सोचना नहीं है कि डिकेड वाला स्टॉक है, मल्टी वगैरह है, जैसे कि अभी हमने बीएल को लेके बात किया, तो इसके अंदर अभी कुछ है नहीं, सालों साल नीचे चल रहा है। तो ऐसे काउंटर्स तो सर मेरा फेवरेट काउंटर नहीं रहता है, और मैं बाई करने का रिकमेंडेशन भी नहीं देता हूँ। ठीक है, किरण जी हैं सुपर चैट पर पूछा उन्होंने सवाल। नेशनल फर्टिलाइजर सर 630 शेयर हैं, 130 रुपए के बाय किए हुए हैं। और पहले इस पर व्यू ले लीजिए, फिर इनका दूसरा सवाल लेता हूं। सर नेशनल फर्टिलाइजर 103 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने, 630 शेयर, क्या करें? प्रॉफिट में तो हैं अभी। देखिए अभी 107 108 के आसपास चल रहा है। बेसिकली मुझे लगता है आप एक एक बार होल्ड कीजिए, बने रहिए। रिसेंटली एक टॉप बनाया था, वो टॉप बनाने के बाद अभी नीचे आ गया। बॉटम फॉर्मेशन अच्छे से हो चुका है, 20 डीएमए के ऊपर चल रहा है एंड 30 डीएमए के भी ऊपर चल रहा है। लास्ट देखिए 2 से 3 हफ्ता लगातार हायर हाई क्लोजिंग दे रहा है वीकली। तो नेक्स्ट जो टारगेट यहाँ पे आ रहा है वो है 125 से लेके 130 के आसपास। तो बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 98 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और 125 130 आपको आते हुए दिखेंगे। और एक बार अगर 130 का लेवल है ना, ये क्रॉस करता है, तो इस केस में आपको 145 160 का भी प्राइस आ सकता है। तो बने रहिए इस काउंटर के साथ आप। ठीक है, इनका दूसरा सवाल सर रिको इंडस्ट्रीज पर है, रिको ऑटो पर। इसको बाय कर सकते हैं क्या? रिको, सर रिको ऑटो में भी कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगता है मुझे। देखिए नो डाउट रिकवरी तो आया है, लेकिन लास्ट 2 हफ्ते में ना चल चुका है। देखिए 60 से ऑलमोस्ट 85 90 के आसपास हाई लगा दिया है, 85 के आसपास चल रहा है। तो बेसिकली 60 से 85 हो चुका है, रेसिस्टेंसी है यहाँ पे 88 90 के आसपास। तो यहाँ पे बाय करेंगे, फिर से फंसे रहेंगे, फिर से आप बोलेंगे यार कौन से एनालिस्ट को सुना था, फिर से मैं फंस चुका हूँ। तो बिल्कुल भी मत बाय कीजिए यहाँ पे। एक बार इस काउंटर अगर आपके पास है तो बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 75। मुझे नहीं लगता 75 के नीचे अगर जाएगा। अगर जाता है उस केस में पूरा ट्रेंड ही खराब हो जाएगा। अब बने रहिए बहुत जल्दी। अगर आपको 90 के ऊपर दिखता है तो उस केस में एक बार फिर से ब्रेकआउट आ जाएगा, 98 100 का जोन यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह सर इस काउंटर पे नहीं होगा। ठीक है। अगला सवाल है आदिल हुसैन जी का, सुपर चैट पर ही। इटर्नल जोमेटो वाला जो शेयर है सर, 500 शेयर लिए हुए इन्होंने 265 के। अभी थोड़ी देर पहले मानस सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो तो बुलिश थे। आपका क्या मानना है सर? 265। सर मेरा मानना, मैं बुलिश ही हूँ। और मैंने तो मनी नाइन पे मैंने बाई रिकमेंडेशन दिया था 215 210 के आसपास। और मेरा मानना ये था, सब उस टाइम पे तो सब लोग नेगेटिव थे। जोमेटो ऐसा ऐसा रिपोर्ट आता था सर 170 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, लेकिन मैंने स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस दिया 190। और उस टाइम से मैं जोमेटो में लॉन्ग हूँ। सो मुझे लगता है कि जोमेटो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी दिन भर काम करो और शाम को आके खाना थोड़ा खाना पड़ता है और जाने का मन नहीं करता है, तो उस केस में जोमेटो स्विगी भरोसा है। तो 250 के आसपास, 259 के आसपास चल रहा है, बने रहिए इस काउंटर में। इस केस में अभी आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 235। जो आपने आपका जो प्रीवियस बाइंग है उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब बना के रखिए 235 के आसपास, और बने रहिए इस काउंटर में। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 275 280 और ऑल टाइम हाई यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और राकेश झुंझुनवाला सर जी का एक बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट था कि जोमेटो कभी नहीं चलेंगे, जोमेटो कंपनी अच्छा नहीं है। उनका स्टेटमेंट के बाद ही ना, जब आईपीओ आया था उसके बाद 130 से 60 70 का भाव आ गया था। नो डाउट विवेक जी लगातार 70 से रैली हो रहा है, 300 के आसपास आ गया, तो इसीलिए उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे आया है। मैं हेल्दी करेक्शन के तौर पे देखता हूँ। हाँ, ये तो बात अलग है कि इस बीच में बहुत सारा न्यूज भी आया है, लेकिन सारा डिस्काउंटेड है। अभी मुझे लगता है कि 235 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऑल टाइम हाई इस काउंटर में आपको आते हुए दिखेंगे। ठीक है, परफेक्ट। अबरार शेख जी पूछ रहे हैं सुजलॉन में क्या करें शॉर्ट टर्म में? अरे ये शॉर्ट टर्म में तो ये काम कर चुका है, पर अब थोड़ा मीडियम टर्म देखना पड़ेगा क्या प्रदीप जी? रिजल्ट्स वाली कहानी तो देखिए एक बार निकल गई। देखिए ऑलरेडी जितना रैली होना था शॉर्ट टाइम में रैली ऑलरेडी हो चुका है। और मेरा तो मानना सर ऐसा ही है कि मैं इस काउंटर को बाई कॉल कभी भी नहीं देता, मैं अवॉइड ही करता हूं। लेकिन टेक्निकल चार्ट में जब ब्रेकआउट आता है, जब सामने दिखता है थोड़ा बहुत भागेगा, तो बताना पड़ता है डेफिनेटली। तो देखिए ऑलरेडी 74 75 का टॉप बना के नीचे आ रहा है अभी। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टाइम में अभी नहीं चलेगा। आपको फिर से एक बार 64 65 का प्राइस मिल सकता है। तो बने रहिए जिनके पास है, जिन्होंने बाय किया है लोअर टाइम फ्रेम में। और बहुत सारे लोग तो ऊपर फंसा हुआ है,
और विवेक सर, और एक मेरा मानना ऐसा है कि इसमें ना पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा है, और ऐसे कंपनी को मैं बहुत अवॉइड करता हूँ जहाँ पे पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा रहता है। सॉरी, हाँ, पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा रहता है और प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम रहता है। प्रोमोटर होल्डिंग इस काउंटर पे भी देखेंगे 13 to 14%। तो प्रोमोटर होल्डिंग, मैं कंपनी का सीईओ हूँ, मैं मालिक हूँ, मेरे पास ही कुछ होल्डिंग नहीं है, तो मैं ऐसे कंपनी को, मेरा जो साइकोलॉजी है उसके हिसाब से मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। लेकिन जिनके पास है, आप बने रहिए। आपका फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 62 के अगर नीचे जाता है तो इसका जो स्ट्रक्चर है अगेन खराब हो जाएगा। फिलहाल अभी जो फंडामेंटल डेटा है, फंडामेंटल डेटा देखेंगे आप, लास्ट 4 से 5 क्वार्टर, लास्ट 2 साल में जितना जी। पॉजिटिव फंडामेंटल चीज हुआ है इसमें, लास्ट 4 से 5 साल में नहीं हुआ है, लास्ट जितना 2 साल में हुआ है। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर वाइज कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकली थोड़ा बहुत टॉप बनाया था, नीचे आया था, तो मिनिमम व्यू यहाँ पे 1 से 1.5 साल का होना चाहिए। 62 स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, फटाफट से सर रैपिड फायर तरीके से लेना पड़ेगा 2 मिनट में, क्योंकि फिर मुझे स्टॉक एक्सरे पर भी बढ़ना है। साईं प्रवीण जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं सर। EMIL इस पर सवाल पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट वाला जो शेयर है, इस पर आपका व्यू जानना चाहते हैं देखिए, सर। 126 के आसपास चल रहे हैं। आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 115 के आसपास। चार्ट खराब है, बॉटम हुआ कि नहीं कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। 115 रहेगा स्टॉप लॉस, बने रहिए। हो सकता है एक बार आपको 135 से 140 का प्राइस मिले, उसमें आपको निकालना है, एग्जिट करना है, फ्रेश बाई नहीं रहेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं काली शरण जी, इन्होंने पूछा है सर, डोम्स इंडस्ट्रीज 2500 के इन्होंने लिए हुए हैं, इस पर क्या टारगेट रखें? देखिए, इस काउंटर पे बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2350। स्ट्रक्चर थोड़ा खराब है, लेकिन एक सपोर्ट के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। मुझे लगता है अगर 2350 ब्रेक नहीं होता विवेक सर, तो इस केस में आपको एक बार 2650, उसके बाद 2700 का भाव मिल सकता है। फिलहाल देखिए, फंडामेंटल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिक्विडिटी ठीक ठाक है, 70% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है, तो बने रहने का सलाह होगा विथ स्टॉप लॉस 2350। ठीक है सर। जुनिपर होटल 330 के लिए हुए हैं, इसका क्या टारगेट रखें? जूनिपर होटल्स, देखिए, होटल्स काउंटर में मेरा फेवरेट स्टॉक है इंडियन होटल। बाकी ये जो काउंटर है बेसिकली लगातार नीचे ही आ रहा है, और एक बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद फिर से कंसोलिडेशन के आसपास ट्रेडिंग ही हो रहा है। तो 310 चल रहा है, मुझे लगता है एक बार 295 आपका फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। 295 के नीचे कभी भी जाता है तो एग्जिट कीजिए। फिलहाल ये चलेगा नहीं, अभी थोड़ा टाइम करेक्शन चाहिए, क्योंकि वीकली चार्ट में बहुत कंसोलिडेशन अभी होने वाला है इसमें। तो एक बार सलाह होगा, फ्रेश बाय यहाँ पे मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। जिनके पास है वो होल्ड कीजिए 295 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल। आप प्रमोटर होल्डिंग की बात कर रहे थे सर, इसमें 77.53% होल्डिंग है वैसे, और हाँ, इसीलिए इसमें थोड़ा सा, 77% के आसपास होल्डिंग है सर, यस। हाँ इसीलिए मेरी किसी गेस्ट से बात हो रही थी, आई डोंट रिमेंबर, उन जो बता रहे थे कि इसमें बस केवल यही एक पंगा है कि 2.5% जिस दिन ये होल्डिंग का ब्लॉक बिक जाएगा, तो ये सेबी वाली वो जो नॉर्म्स होती हैं, लिस्टिंग नॉर्म्स की, 75% से ज़्यादा प्रमोटर की होल्डिंग नहीं हो सकती। तो वो एक केवल इसके साथ हैंगओवर है। जिस दिन ये वो ब्लॉक डील के जरिए बिक जाएगा 2.5%, उस दिन ये शेयर फिर दौड़ जाएगा। चलिए देखते हैं फंडामेंटली उनकी कॉल क्या कहती है। बजाज फाइनेंस सर, विशाल शर्मा जी बोल रहे हैं सर, 8915 के लिए हुए, और कितना डाउन जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी रखें? बजाज फाइनेंस, जी। ओके। तो बेसिकली देखिए, मुझे लगता है आप बने रहिए इस काउंटर के साथ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8890 के आसपास चल रहा है, बने रहिए। बहुत जल्दी आपको एक बार 9400 और 9500 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। 9400 500 का जो जोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग देता है तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऑल टाइम हाई भी आते हुए दिखेंगे। तो इसमें बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऑल टाइम हाई के आसपास ही नियर अबाउट है, चार्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लगातार बहुत टाइम से कंसोलिडेशन पैटर्न कर रहा था अपना 7200 के आसपास, 7500 के आसपास, तो बने रहने का सलाह होगा। मैं तो इसमें 10,000 के ऊपर भी सर टारगेट देखता हूँ, तो पॉजिटिव हूं मैं इसमें। चलिए, तो ये कुछ एक सवाल जवाब, लेकिन अब बढ़ते हैं फटाफट से एक ऐसे सवाल पर जिसका हमें काफ़ी सारे दर्शक पूछते हैं। तो बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट स्टॉक एक्सरे पर। स्टॉक एक्सरे, इसमें आज हम बात करेंगे जेपी पावर पर। काफ़ी सारे दर्शक इस पर सवाल भी पूछते हैं, और जब हम कम्युनिटी में, फ्रेंड सर्कल वगैरह में बैठते हैं, तो 15-16 रुपए का शेयर समझ के काफ़ी लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं। अक्टूबर में ये शेयर, पहले इसका शेयर का प्रदर्शन समझ लेते हैं। अक्टूबर में ये शेयर 23 रुपये 70 पैसे तक गया,
और केवल 5 या 6 महीने में ये टूटकर 12 रुपये 30 पैसे तक आ गया। तो लगभग इस शेयर ने अपना 50% गंवा दिया था 5-6 महीने में। हालांकि उस समय पर ज़्यादातर शेयर 30-40% टूटे थे, ये 50% टूट गया था। शेयर का ऑल टाइम हाई सुनेंगे तो अलग ही है, वो तो 143 रुपये 40 पैसे जो साल 2008 में लगा था, उसके बाद आज तक की उन लेवल्स पर आया ही नहीं, 100 रुपये भी नहीं आया। अब शेयर फिलहाल रेंज में क्यों फंसा हुआ है? इस बार एक तो मॉनसून जल्दी आने की बात हो रही है, इसलिए पावर शेयर थोड़े सुस्त हो गए कि मॉनसून जल्दी आ रहा है, टाइम से आ रहा है, तो इसलिए पावर की शायद पीक पावर डिमांड उतनी नहीं होगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गए हैं। Q4 नतीजों में भी उतनी ग्रोथ नहीं दिखी, YOY बेसिस पर देखने चाहिए, ग्रोथ नहीं थी, तो थोड़ा सा फंस गया रेंज में। सितंबर के बाद पावर शेयरों में जो बिकवाली आई थी, उसकी वजह से भी ये शेयर जो गिरे थे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा रिकवर हुए, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुए। अब ट्रिगर्स क्या हैं? ट्रिगर्स अच्छे भी हैं कुछ। एक तो जनवरी मार्च में FIs DIs दोनों ने शेयर खरीदे हैं। FIs ने अपना हिस्सा 6.26% से बढ़ाकर 6.31% किया, DIs ने अपना हिस्सा बढ़ाकर 17.49% से बढ़ाकर 17.52% किया। हाइड्रो पावर कंपनीज के लिए जो होता है वो अप्रैल जून क्वार्टर, या हाइड्रो पावर हो या पावर कंपनीज हो, सभी के लिए अप्रैल जून क्वार्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पीक पावर डिमांड होती है। लेकिन हाइड्रो पावर के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उनका जो पीक पावर प्रोडक्शन हाइड्रो पावर में होता है वो अप्रैल जून में ज़्यादा बनता है। कंपनी का लगातार कर्ज घट रहा है, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है। 6023 करोड़ रुपए का कर्ज था FY20 में, जो घटकर अब 3778 करोड़ रुपए आ गया। तो कंपनी लगातार अपना डेट जो है वो रिड्यूस कर रही है। ये जेपी ग्रुप में एक अलग तरह से कंपनी चल रही है, जहां पर कि कर्ज घटा है। अगले 2 साल में कंपनी 1500 करोड़ रुपए का कैपेक्स भी करने जा रही है, और कंपनी को एक अभी हाल में बांदा कोल माइन मिली थी ऑक्शन में, जिसमें कि कंपनी 3 से 4 साल लगेंगे इसको ऑपरेशनल होने में, लेकिन कंपनी उस पर अच्छे से कैपेक्स खर्च कर रही है, जिससे कंपनी को बड़ा फायदा होगा। कैसे फायदा होगा वो बताते हैं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल देखिए आप। कंपनी की 2220 मेगावाट की क्षमता है, जिसमें 400 मेगावाट, वैसे तो जेपी पावर में पहले जेपी हाइड्रो के नाम से होता था, तो हाइड्रो पावर प्लांट ही होते थे इस पे। अब इसके पास थर्मल पावर प्लांट ज़्यादा हो गए। 400 मेगावाट का तो इनका हाइड्रो पावर प्लांट है, और 500 मेगावाट का बीना थर्मल प्लांट, जो कि काफ़ी फेमस है, और 1320 मेगावाट का थर्मल प्लांट निगरी में। तो करीब करीब 1820 मेगावाट की इनकी थर्मल पावर कैपेसिटी होगी, 500 मेगावाट की हाइड्रो पावर कैपेसिटी हो गई। अब टोटल कैपेसिटी 2220 की, जिसमें कि PPA यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट 1245 मेगावाट के हैं, यानी कि वो तो बिक जाएगी, इतनी पावर तो इनकी बिक जाएगी, उतना तो एग्रीमेंट के तहत इनको बेचनी है और सामने वाले को खरीदनी है। इनको मर्चेंट पावर बेसिस पर 975 मेगावाट के PPA या तो साइन करे, या ये मर्चेंट पावर में बेच ले। अब पीक पावर डिमांड आएगी तो मर्चेंट पावर के रेट बढ़ जाते हैं, फायदा हो जाता है। पीक पावर डिमांड डिप हो जाती है तो कंपनी फंस जाती है। ये सभी पावर कंपनी के साथ है, इसी कंपनी के साथ नहीं है। अब वैल्यूएशन क्या है? वैल्यूएशन वाइज देखें तो शेयर की बुक वैल्यू 17 रुपये 90 पैसे है। FY25 में जो अभी फाइनेंशियल ईयर गया, उसमें कंपनी की EPS करीब 1 रुपये 20 पैसे रही है, और PE मल्टीपल करीब 13.25 का चल रहा है। प्रदीप जी, इस शेयर को आप कैसे देखते हैं? बेसिकली विवेक सर, इसमें अब देखिए अभी 15 ऑलमोस्ट 16 के आसपास चल रहा है। एक बॉटम तो बनाया 13 के आसपास, फिर से अभी ऊपर आने का बहुत ट्राई इसमें हो रहा है। तो बेसिकली जिनके पास है आप बने रहिए, मुझे लगता है बहुत जल्दी एक बार आपको यहाँ पे 17 to 18 का भाव आ सकता है। लेकिन फंडामेंटली आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर ऐसे काउंटर्स को एक्चुअली मैं रिकमेंड नहीं देता हूँ, रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, अवॉइड करता हूँ। तो इसीलिए मैं इसमें कोई कमेंट कर नहीं पाऊंगा। फिलहाल देखिए एक बार मुझे लगता है जो पॉजिटिव फॉर्मेशन लास्ट 3 से 4 हफ्ते से बना है वो ठीक ठाक है। मुझे लगता है इसके जो रेंज टारगेट होना चाहिए वो 17 से 18 के आसपास होना चाहिए। और प्रोमोटर्स के पास जो होल्डिंग है ना, वो भी प्लेज करके रखा है। सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं है, और ऐसे काउंटर्स को सर मैं थोड़ा इग्नोर करता हूँ। इसीलिए जिनके पास है बने रहिए। मैक्सिमम का स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 13, तो 13 रुपीज स्टॉप लॉस है, और मुझे लगता है एक बार आपको 18 का प्राइस यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन पर्सनली मैं पसंद नहीं करता हूँ ऐसा कंपनी, तो इसीलिए मैं इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं सर। जो लोग हैं इसमें, जो इंटरेस्टेड रहते हैं, उनको एक स्टॉप लॉस टारगेट मिल जाए, और जिनके पास है तो उनको ये फंडामेंटल पॉइंट सारे पता लग जाए कि उन्होंने क्यों खरीदा हुआ, क्या चिंताएं, क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, वो सब पता होना चाहिए। फिर बाकी वो डिसीजन अपने हिसाब से लेंगे। चलिए ठीक है, तो 13 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया, और 17-18 रुपये की रेंज में ये काउंटर आता है। तो अगर जिनको हो रहा है प्रॉफिट तो बुक कर लें, और अगर 13 रुपये आता है, 13 रुपये के नीचे जाता है, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है, सिंपल है। और बाकी पॉइंट्स आपको पता है। तो ये रहा स्टॉक एक्सरे, और ये रही सारी दर्शकों की क्वेरी।
तो प्रदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू विवेक जी। विवेक सर, एक अपडेट आपको देना चाहूंगा मैं। देखिए, जी। आपके साथ ना मुझे आज भी याद है, मैंने 1 घंटा शो किया था एक दिन वोडाफोन आइडिया को लेके, आपको हम्म। याद होगा। और मैंने आपको वोडाफोन आइडिया में बताया था, चाहे दुनिया में कितना भी न्यूज आ जाए, उस टाइम पे 8 रुपीज के आसपास, 7 रुपीज के आसपास चल रहा था। आई थिंक 8 या 9 रुपीज के आसपास चल रहा था। और मैंने बताया था, दुनिया में कितना भी न्यूज आ जाए, वोडाफोन आइडिया में बाय नहीं करना है। देखिए, आज तक कितना कुछ न्यूज आ गया, वोडाफोन आइडिया चला ही नहीं है। सो थैंक यू सो मच विवेक जी आपको। एंड जो भी स्टॉक में मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक में मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। एंड हमारे कोई भी अदर्स एनालिस्ट, उनका कोई पोजीशन नहीं है। हो सकता है बहुत सारे स्टॉक हमने डिस्कशन किया, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो है, हमने हमारे जो पेड क्लाइंट है उनको हमने रिकमेंड किया हो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू प्रदीप जी। थैंक यू।